हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। और आर यू रेडी फॉर द एक्टिव रिकॉल ऑफ दिस वीक्स मॉक टेस्ट, स्पेशली ऑफ जीएस सेक्शन। तो पिछले हफ्ते भी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, यानी इस इनिशिएटिव को मैंने पिछले हफ्ते ही शुरू किया है। तो पिछले हफ्ते के मॉक्स और उनकी जीएस मैंने रिवाइज करवाई थी। मैंने कहा था आपसे बाकी सेक्शन रिवाइज कर लेना, और बाकी जीएस सेक्शन को हम अपने साथ आपके साथ ही करेंगे। तो ये जीएस सेक्शन है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक, ऑलिव, पंडित और टेस्ट रैंकिंग, ठीक है। ये चार सेक्शन प्लेटफॉर्म्स के जीएस सेक्शन हम रिवाइज करने वाले हैं। एक्टिव रिकॉल करेंगे। मैं बोलूँगा ज़्यादा, लिखूँगा कम। आपको ज़्यादा सोचना है, और जो चीज़ें मैं छोड़ूंगा वो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। तभी जाकर अगले मॉक्स में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। पिछले मॉक्स में जिन टॉपिक्स को मैंने आपको बताया था, उसमें से 3-4 टॉपिक लगातार इन सारे मॉक्स में आए फिर से, और फिर जो आज बताऊंगा अगले मॉक्स में आप उनको अप्लाई करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम अपने शुरू करते हैं वो भक्ति सेंट यानी कि गुरु अर्जन देव के बारे में क्वेश्चन था। पहले तो ये याद रखो, भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट हमारा मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है, मेडाइवल इंडिया से। ये 1500 या 1400 से शुरू कर लो, 1700 तक जाता है, ठीक। अब इसमें भी फिलॉसफीज भी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम कन्वर्स करके सिर्फ छोटी चीज़ों पे बात करेंगे जो हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। पहले आ जाओ सिखिज्म पे, ठीक है। सिखिज्म में बात करूं तो सबसे पहले जो गुरु थे वो 1469 में पैदा हुए और 1538 में डेथ हुई, जिनकी नाम था गुरु नानक थे। गुरु नानक, ठीक है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। और इनकी जो कास्ट कहा जाता है वो खत्री कास्ट थी, क्योंकि ये एक बार पूछा गया था, तो मैं बता रहा हूँ। और इनका जो मतलब बर्थ हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, ठीक है। तलवंडी में हुआ था। अब जो सिखिज्म से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लेनी होती है वो इनके गुरुज के बारे में, और उनके गुरुज के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। तो पहले गुरु अगर गुरु नानक थे, तो सेकंड गुरु थे गुरु अर्जन देव, सॉरी गुरु अंगद। गुरु अर्जन तो मतलब पांचवें हैं। गुरु अंगद, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जो आपने पंजाबियों की स्क्रिप्ट एक कहते हैं, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उनकी स्क्रिप्ट है गुरुमुखी स्क्रिप्ट, वो इन्होंने ही शुरू की थी, ठीक। अब जो उसके बाद अगले गुरु, गुरु अर्जन देव, ठीक है, जो ये दिखाए गए हैं पांचवें गुरु जिस पर क्वेश्चन था। गुरु अर्जन देव इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने दो काम किए। पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया, गुरु ग्रंथ साहिब जो इम्पोर्टेंट बुक है सिखिज्म की उसको पूरा किया, और दूसरा इन्होंने अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन पूरा कराया था, ठीक है। गुरु अर्जन देव ने, याद रखना गुरु अंगद ने क्या शुरू किया, सेकंड गुरु थे ये, और ये फिफ्थ गुरु हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो नाइन्थ गुरु हैं, ठीक है। नाइन्थ गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इन्होंने आनंदपुर साहिब की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। आनंदपुर साहिब पिछले मॉक में मैंने आपको बताया था होला मोहल्ला के बारे में, जाके वीडियो देख लेना। होला मोहल्ला, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि होला मोहल्ला का सेलिब्रेशन कहाँ होता है, ये होता है आनंदपुर साहिब में, ठीक है। किसने बनाया? गुरु तेग बहादुर, जो कि नाइन्थ गुरु थे, और इनकी जो है असैसिनेशन कराया जाता है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, इन्होंने उससे रिजेक्ट कर दिया था, और इसकी वजह से गुरु तेग बहादुर का असैसिनेशन हो जाता है। कब होता है? 1675 में शायद होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद इसी वक्त होता है, क्योंकि 1656 से लेके 1707 तक के औरंगजेब रहता है, ठीक। फिर जो लास्ट गुरु है इंपॉर्टेंट, वो है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्टेब्लिशमेंट की थी। खालसा पंथ क्या है? फाइटर क्लास है विद इन सिखिज्म, और इसी दिन को हम बैसाखी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बैसाखी के रूप में मनाते हैं, एंड ही वाज आल्सो किल्ड बाय द औरंगजेब। तो दिस इज ऑल। ये जो है ये सब सिखिज्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। खालसा पंथ की स्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये जो लंगर सिस्टम है ये गुरु नानक जी ने शुरू किया था, लंगर सिस्टम, ये याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिखिज्म से रिलेटेड। सिखिज्म की पॉपुलेशन अभी इस वक्त इंडिया में क्या है? 1.6% है, ठीक, ओवरऑल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रिकॉल। अब जो चीज़ें बच रही हैं, यानी भक्ति मूवमेंट। अच्छा, ये कौन से थे? निर्गुण थे कि सगुण थे? गुरु नानक जी निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं, भक्ति मूवमेंट के, जो फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर हिमालयाज के बारे में। हिमालयाज के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, जो हम रिवर के बेसिस पे और उनकी
हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेसिस पे सबसे पहले आते हैं ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के पार्ट नहीं माने जाते क्योंकि वो हिमालय से पहले के हैं। फिर आते हैं अपने आउटर हिमालय, सॉरी ग्रेटर हिमालय जिनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। फिर आते हैं अपने मिडिल हिमालय या जिनको हम लेसर हिमालय कहते हैं, और जो आउटर हिमालय हैं जिनको हम शिवालिक्स कहते हैं, जिनकी हाइट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। सबसे बड़े ट्रांस हिमालय होंगे जिसमें हमारा काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर आ जाता है। फिर आते हैं ग्रेटर हिमाद्री के नाम से जाने जाते हैं। फिर आ जाते हैं लेसर हिमालय, हिमाचल के नाम से जाने जाएंगे। और फिर आ जाएंगे अपने आउटर हिमालय जो शिवालिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द ट्रांस हिमालय। अब जो इसमें क्वेश्चन था, देखो सब मैं रीअटेम्प्टेड मोड में लगा देता हूँ, ठीक। नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बरवा, इसमें कहा था कि सब 8,000 मीटर से ज्यादा हाइट कौन सी है। देखो तो ये याद रखना आसान है वैसे भी। एवरेस्ट की हाइट सबसे बड़ी 8848। फिर उसके बाद आ जाता है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8611। फिर अपना भारत का सबसे बड़ा कंचनजंगा, कंचनजंगा 8568 मीटर। फिर उसके बाद जो आता है नंदा देवी तो है ही नहीं, खैर 8000 में। नामचा बरवा भी नहीं है, नंगा पर्वत ही है। नंगा पर्वत जो है वो 8126 मीटर है, 8126। अब देखो ये जब आ गया मॉक में तो मुझे ये पूरा रिवाइज करना था, तो मैंने पूरा रिवाइज किया, पूरा रटा है इस चीज़ को। अब ये चीज़ मेरे बार बार रिकॉल करने पर रहेगी मेरे दिमाग में, ये हट जाएगी भी नहीं। ओके, तो ये याद रखना। और अगले ही मॉक में आप देखोगे, जो अभी मैं ऑलिव का कराऊंगा तो उसमें धौलाधर के बारे में पूछा था, तो उसकी हाइट 8268 ऐसे ही कुछ होती है, ठीक है, धौलाधर की। तो नंगा पर्वत। अच्छा, अब जो हिमालय के बारे में आप पढ़ते हो तो ये सबसे ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट में ये पाया जाता है नंगा पर्वत, और जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा। तो आपने पता पढ़ा होगा कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाओगे तो इनकी हाइट जो है वो घटती है। तो जाहिर सी बात है, अगर वेस्ट में हाइट सबसे ज्यादा होगी तो ईस्ट में सबसे कम होगी। तो नामचा बरवा अगर ईस्ट में है तो इसकी हाइट तो 8,000 के ऊपर जा ही नहीं सकती। और नंदा देवी कहाँ पड़ती है? नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, इसकी 7861 मीटर कुछ है, ठीक। आगे बढ़ूं, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्विनॉक्सेस के बारे में, मैं यहीं पर सारी चीजें बता दूंगा, आगे रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। आ जाते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। देखो इक्विनॉक्स को आप इक्वी से याद रखो, इक्वी का मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ऐसे दो दिन पूरे साल में कि जब ओवरहेड रेस पूरे अर्थ पर बराबर पड़ती हैं, उन्हें इक्विनॉक्स कहते हैं। ये होता है वर्नल इक्विनॉक्स और ये होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक। वर्नल इक्विनॉक्स मार्च 21 और ऑटमनल हो जाएगा 23 सितंबर। फिर यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ये और ये, एक तरीके से इस तरह आप मान लो और ये इस तरह आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर का मुंह इस तरफ है और यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर का मुंह इस तरफ है। तो इसी को हम समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस कह देते हैं। 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, जिस दिन हम योगा डे मनाते हैं। योगा डे इस बार का कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। थीम क्या थी? हेल्दी एजिंग, ठीक है, थीम थी, ठीक है, याद रखना। योगा डे मनाते हैं 21 जून को, जिस दिन समर सॉलिस्टिस होता है। होता क्या है कि उस दिन नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं उस हिस्से में डायरेक्ट ओवरहेड रेस पड़ती है सन की, तो इसलिए यहाँ पर समर सॉलिस्टिस होता है। विंटर सॉलिस्टिस यहाँ होगा 22 दिसंबर को। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, इसका जो मुंह होगा ये सूरज की तरफ बिल्कुल सामने होगा, यानी ओवरहेड रेस बिल्कुल। अच्छा, ओवरहेड रेस क्या होती है? जिनको बराबर जो सीधी जो किरणें पड़ती हैं सूरज की सीधी किरणें ये इस हेमिस्फीयर पे पड़ेगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सॉलिस्टिस को हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं 22 दिसंबर। और जो मतलब सॉलिस्टिस वो डिवाइडेड ऐसे नहीं है, वो साल में पड़ता ही है और पूरे अर्थ में एक बार पड़ता है, 2 बार नहीं होता। समझ में आया आपको? अब दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। पेरीहीलियन को पास से याद रखो, जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है 147 मिलियन किलोमीटर शायद होता है। और जब एपीहीलियन जब बहुत दूर होती है, पृथ्वी सबसे दूर होगी पृथ्वी, तो उस वक्त 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ से बस इतना नहीं है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, केपलर्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। केपलर्स लॉ क्या कहता है? केपलर्स लॉ इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। चलो इसको मैं आगे बताऊंगा, केपलर्स लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, फिरोज शाह तुगलक, छोड़ देते हैं इसको, लेकिन आप ये याद रखो, फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की नींव नहीं रखी। तुगलक डायनेस्टी की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, उसका बेटा आया मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसका भी
भाई था ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, एफएसटी। इन्होंने 3 डिपार्टमेंट बनाए थे, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक और दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात डोनेशंस का रिलेटेड था, बंदगान स्लेव, और इश्तियाक जो है वो पेंशन से। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही इंपॉर्टेंट बनाया था, दीवाने कोही। और इसी के टाइम आया था मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता जिसने रहला लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 काम ऐसे किए थे, 5 काम जो इसको वाइजेस्ट फूल के बारे में, मतलब इसको कहा जाता है ये वाइजेस्ट फूल था। पहला काम क्या था, टैक्सेशन इन दोआब, दोआब रीजन में टैक्सेशन, दोआब यानी 2 नदियों के बीच का प्लेस। दूसरा था इसका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इन्होंने कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी ले गए, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई, फिर वापस भी ले आया। फिर टोकन करेंसी, टोकन करेंसी यानी कि कॉपर की करेंसी इन्होंने जीतल के नाम से निकाली, कॉपर करेंसी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर फेक करेंसी बनने लगी तो ये फेल हो गया। फिर आता है कराचील एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि आप कहीं पर रेड कर रहे हो, है ना। और फिर आता है खुरासान एक्सपेडिशन। तो ये 5 काम इनके थे जो बहुत ही मतलब इनको लॉस में ले गए, ठीक है। आगे बढ़ूं। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और बात याद रखना कि इसी ने जो जजिया होता है नॉन मुस्लिम्स पे वो शुरू कर दिया था, फिर से, सॉरी, ब्राह्मण्स पे पहली बार लगाया था, ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेनी। जैसे ही आपको टॉपिक मिल गया, अब आपको रिवाइज करने का मौका मिल गया, आपको ये नहीं पता है मुझे शुरू कहाँ से करना है, लेकिन ये पता है कि एक टॉपिक है, इसको मुझे पूरा पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, पराक्रम दिवस 23 अक्टूबर, है ना, और 23 अक्टूबर को होता है। और इन्होंने 2 सेशन को प्रेसाइड किया था, हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा 1938, त्रिपुरी 1939, दोनों ही मध्य प्रदेश में है शायद, हाँ शायद। तो हरिपुरा सेशन इन्होंने प्रेसाइड किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई नेहरू के अंडर में। फिर त्रिपुरी सेशन में इन्हें फिर से री इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस वक्त ये रिजाइन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें गांधी जी से थोड़ा सा मतलब अनबन हो जाती है, पॉइंट्स नहीं मिलते। गांधी जी ने किसको खड़ा किया था इनके मुकाबले, पट्टाभी सीतारमैया को, इन्होंने उनको हराया और ये प्रेसिडेंट बने, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि इसके बाद कौन बना था, तो राजेंद्र प्रसाद थे त्रिपुरी सेशन में। इन्होंने फौरन ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्टेब्लिश करते हैं, और ये चले जाते हैं 1941 में कहाँ, सिंगापुर, मतलब इधर उधर से जाकर सिंगापुर, जापान में पहले जाते हैं, वहाँ पर ऑल इंडिया सॉरी नेशनल आर्मी को प्रिसाइड करते हैं। नेशनल आर्मी बनाई थी, क्या कहते हैं उनका नाम, मोहन सिंह ने, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, कभी पूछा नहीं जाता। भैरव बटालियन याद रखना, करंट का क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है। अब आते हैं वेव्स पर, ठीक है। 2 तरीके की वेव्स होती हैं। ये वेव्स, पहली बात मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्सल वेव, सॉरी, मैकेनिकल वेव्स ही ट्रांसवर्सल होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ये साउंड वेव होती है, और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगी, नो वैक्यूम ट्रेवल। दूसरी चीज, इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते, यानी बांट नहीं सकते, और इनकी जो ये तीनों मीडियम से ट्रैवल तो कर लेती हैं, लेकिन इनकी स्पीड गैस में सबसे कम होगी, फिर उसके बाद लिक्विड में होगी, और फिर उसके बाद सॉलिड में होगी, ठीक है, इनकी स्पीड। ओके, एक काम करता हूँ मैं इसको बंद ही कर दूँ, कैसे हटेगा ये कैसे जाएगा, उधर नहीं जाता शायद, चलो ठीक। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आपको पता चल गया। अब आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्पीड ये अराउंड 650 मीटर पर सेकेंड जो होती है, ये किस में होती है, ये एल्यूमिनियम में होती है, सॉलिड में। और जो ये लिखा हुआ है ये 1531 वाटर में होती है, सी वाटर क्यों, क्योंकि सी वाटर में थोड़ा सॉल्ट कंटेंट मिलता है, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, और डिस्टिल वाटर में स्पीड इसकी कम होगी। एयर में इसकी स्पीड 346 किलोमीटर होती है। और याद रखना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा साउंड की स्पीड वैसे वैसे बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड की स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज, साउंड की स्पीड बनाता है क्या है, तो वो कंप्रेशन और अधेशन बनाती है, कंप्रेशन और अधेशन। कंप्रेशन ये होता है और ये अधेशन होता है, ओके। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि जो सीज्मिक वेव होती है उनमें कौन सी वेव साउंड वेव के जैसी रिजेंबल करती है, ठीक। पंचायत, देखो पिछली बार जो मैंने टॉपिक बताया था उनमें से एक चैप्टर पंचायत था, पंचायत से फिर से क्वेश्चन आ गया, वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन रिजर्वेशन 1/3 है,
और जो SC ST का रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन है, तो ये दिया कहाँ है, ये 243D में दिया है। इसके बारे में आगे अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये या चीज़ क्वेश्चन में आई है, जो चीज़ क्वेश्चन में आई मैं वो बता देता हूँ कि NCBC यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, OBC हैं या कोई भी, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो स्टेट्स के ऊपर डाल दिया गया है, आप अपने हिसाब से रिजर्वेशन दे देना, ठीक है। चलो ये फालतू की ये चीज़ करंट की है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ था कि ब्रिटिश जो था वो सोलली पहली चीज़ तो एक्सट्रीम गई, और ऊपर से इसने लिखा कि सोलली टिम्बर के लिए उसको चाहिए था ब्रिटिश को, तो ये गलत बात है। ब्रिटिश को और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, ठीक है। उनके उनके जो उन्हें जो फॉरेस्ट था वो वहाँ पर सफाई करवा कर, मतलब कटाई करवा कर वहाँ पर इंडिगो की खेती, ठीक है, टी की खेती, ये सब भी करवानी थी, तो और भी रिसोर्सेज के लिए उन्हें काम था, तो ये चीज़ वैसे ही गलत हो जाती है। तो फॉल्स एक ही ऑप्शन में था, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, तो एलिमिनेशन से आपको ये कर लेना था। इससे आप याद रखना कि एक जो संथाल रिबेलियन हुआ था, पिछले मॉक्स में पूछा गया, 1855 से 59 के बीच, सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसके हेड थे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। इसमें एक आंसर आता है, मतलब एक एक टर्म आता है दामिने को, दामिने को याद रखना। ये जो दामिने को क्या था, ये एक लैंड एंटाइटलमेंट था, संथाल्स को दिया गया था साफ करा के फॉरेस्ट को कि आप यहाँ खेती करो, बढ़िया कमाओ, लेकिन बाद में एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है इनका, तो वहाँ पर रिबेलियन हो जाता है। MSP के बारे में पिछली बार मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन बताया था, तो उसी से रिलेटेड है। MSP सबसे पहली बार 1966 में दिया गया। ये याद रखना है कितनी क्रॉप्स पर दिया जाता है, 14 क्रॉप्स खरीफ होती हैं, मतलब टोटल 22 क्रॉप्स पे दिया जाता है, 14 खरीफ, मैंने सीजन्स के बारे में बताया था, ठीक है, 6 रबी और 2 अदर क्रॉप्स होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो शुगर केन है उसको क्या दिया जाता है, तो शुगर केन पर फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस, ये FRP रखा जाता है शुगर केन पर, ठीक। अच्छा, अब ये याद रखना सबसे पहली बार 1966 यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम था, तभी कौन देता है, CACP, कंज्यूम कमिटी ऑन एग्रीकल्चर एंड ऐसी प्राइस करके कुछ है उसका नाम, मुझे याद नहीं, तो रिवाइज करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखो, आपको ये चीज याद रखनी होगी, एक ट्रिक आप याद रख लो, हसीना हसीना माचुका, ये डायनेस्टीज हैं हमारी एंशियंट इंडिया की। हरियंका डायनेस्टी, शिशुनगर डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, कनवा, और उसके बाद सतवाहना। आपको एक चीज याद हो गई, इनकी टाइमलाइन। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिम्बिसार हैं, बिम्बिसार ने ये 543 BC में इसको बनाया था, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी बिम्बिसार को हम बिम्बिसार ने नाम का जीवक नाम का अपना फिजिशियन भेजा था, किसके लिए, प्रद्योत के लिए, ये याद रखना। बिम्बिसार का बेटा होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में याद रखना कि इसने बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किया था, यानी कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के कार्यकाल में होती है, जिसका ट्रिक होता है, ठीक है, रूलर का ट्रिक होता है। रूलर का ट्रिक क्या होता है, ए के अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी, काल अशोक किस डायनेस्टी से हैं, सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी, नहीं सॉरी शुंग डायनेस्टी के हैं, नहीं नहीं शिशुनाग के ही हैं, ठीक है। काल अशोक, अशोक आपको पता है मौर्यन डायनेस्टी, और कनिष्क जो है वो कुषाण डायनेस्टी। अच्छा, होती कहाँ है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, RBPK, कुंडलवन कश्मीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, और ये राजगृह, ठीक। तो ये इतना मैं बता रहा हूँ अभी, बाकी आप खुद रिवाइज करो, अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब होता है, ये सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, तो आपको खुद रिवाइज करना है। कहाँ होता है, बैटल ऑफ हेडास्पेस होता है, झेलम नदी के किनारे, पोरस इससे लड़ता है, रावी तक आते हैं ये लोग और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सेना जो है वो कर देती है विद्रोह, ठीक। अलेक्जेंडर का इन्वेशन 326, हेडास्पेस, पोरस होते हैं इस वक्त, और इस वक्त जो इंडिया में शासन कर रहा होता है वो होता है धनानंदा। धनानंदा को ही हटाकर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत रखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के साथ। आगे बढ़ता हूँ मैं, टाइम की कमी हो जाएगी। एबल प्राइज मसाकी काशीवारा को याद रखना, इस वक्त मिला है। कार्बन के बारे में आपको पता होगा, कार्बन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, कैटिनेशन के तौर पर बनाते हैं, ठीक है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन चैप्टर आपको पढ़ना है इस हफ्ते,
ताकि अगली बार कोई चैप्टर आ जाए तो आप इसको सही करो। ठीक, ये भी चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिर से एंशियंट हिस्ट्री का, जो तीन संगम डायनेस्टी से रिलेटेड भी है। संगम डायनेस्टी क्या है? प्री पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता पीरियड के टाइम को हम संगम पीरियड कहते हैं। ये सदर्न रीजन में पाए गए थे। ठीक है, संगम तीन संगम होते हैं। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा फिर से मदुरई। सेकंड वाले में तोलका पियार ने तोलका पीएम लिखी थी। ठीक है, और ये याद रखना, मणिमेगलाई और इलेंगो एडिग सॉरी क्या कहते हैं उसका नाम क्या था, शिलापतिकरम तो हो गया। हाँ, शिलापतिकरम इलेंगो एडिगल लिखते हैं। कोवलन माधवी और कन्नगी की ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। फिर मणिमेगलाई लिखते हैं सतनार करके। ठीक है, वो कोवलन और माधवी की लड़की के बारे में था। अब ये याद रखो कि इन तीनों डायनेस्टीज को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, कि चोला डायनेस्टी का पहली बात सिंबल क्या था, कैपिटल क्या थी, और पोर्ट सिटी क्या थी। ठीक, चोलास की पोर्ट सिटी पूहर और कावेरीपट्टनम। पांड्यास की पोर्ट सिटी थी कोरकई। ठीक है, और चेराज की पोर्ट सिटी थी मुजरिस और टोंडी। ठीक, अच्छा, सिंबल चोलास का क्या था? चोलास का सिंबल था अपना टाइगर, पांड्यास का फिश, और चेराज का था बो एंड एरो, जो राम जी का होता है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल चोलास की क्या थी? चोलास की कैपिटल थी बाद में देखो, पांड्यास की मदुरई। हाँ, ये चोराज लिखा हुआ ना, उरैयूर इन्हीं की थी। और चेराज की क्या थी? वंची, इनलैंड कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। चोलाज जो थे कॉटन के लिए फेमस थे, और पर्ल्स के लिए पांड्याज फेमस थे। तो चोला विल बी राइट आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप खुद फिर से ज्ञानपीठ के बारे में ज़रा सा मैं थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ज्ञानपीठ इज़ द बिगेस्ट लिटरेरी अवार्ड। 1961 में पहली बार दिया गया था, सॉरी शुरू हुआ था। 1966 में जी शंकर कुरुप, पिछले से पिछले मॉक में ये क्वेश्चन आया कि जी शंकर कुरुप को पहली बार क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड राजकुमार शुक्ला, जिनके बारे विनोद कुमार शुक्ला जिनके बारे में दिया गया है। और 60th जो मिला है आर वैरामुथु, यानी तमिल पोएट को मिला है। पहली वुमेन कौन थी? वो थी शंकर देवी करके नाम था उनका। ठीक है, शंकरा देवी देवी करके कुछ नाम है उनका, उन्हें मिला था। इंग्लिश में पहली बार किसको मिला था? तो अमिताभ घोष को मिला था। अमिताभ घोष को मिला था शैडो लाइंस के लिए। अमिताभ घोष। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, और प्लस एक इंग्लिश और राजस्थानी, ये 11 लैंग्वेज, सॉरी 24 लैंग्वेज हो जाती हैं टोटल। क्या मिलता है? 11 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। दूसरा जो लिटरेरी अवार्ड है वो सरस्वती है, जो के बिरला फाउंडेशन देता है, ये वाला 1991 में शुरू हुआ था। ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर से देखो, पढ़ाने को तो मैं बहुत कुछ बता दूं, लेकिन टाइम की कमी होती है, इसलिए जल्दी बताना पड़ता है। साइक्लोन हम साइक्लोन हम इजिप्ट के साथ करते हैं, यूएई के साथ हम साइक्लोन शक्ति करते हैं। ठीक, अब आ जाओ, कुछ यहाँ पर लिस्ट दी गई थी, खैर आप खुद पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये आप पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ना, सारी मत पढ़ लेना। ठीक, टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भी अभी टाइम की कमी है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं वही बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, आगे से फिर इसको हम स्टॉप कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर सेकंड, आर्टिकल 124 से 147 तक पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को याद करने की ट्रिक है, सुप्रीम कोर्ट सार्क सीट ऑफर, इससे याद रखते हैं। पहले में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी देखना आगे फिर से सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे में सैलरी, तीसरे में है एडिशनल चीफ जस्टिस के अगर रखना है, फिर से एडहॉक जजेस, टेम्परेरी जजेस को लाना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, नहीं सॉरी रिटायर्ड जजेस, यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 क्या होगी? दिल्ली होगी। और ये राइट किसको है कि वो बता सकता है? ये चीफ जस्टिस को राइट है कि किसी और जगह पर सुप्रीम कोर्ट की सीट को बना दे। ऑफर, ऑफर से हो जाएगा ओथ, सॉरी ओथ नहीं होगा, ओथ नहीं होगा, यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक, ये आर्टिकल 52, 53, 54,
टू बता रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट याद आ रहा था मुझे। 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। इसके बाद आपको 32 से 34 तक याद रखना है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। 36 में स्पेशल लीव पिटिशन है। 37 में है रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट, अपने ही जजमेंट को रिव्यू करना 37 में। 141 में है बाइंडिंग डिसीजन देता है सुप्रीम कोर्ट, सब पे बाइंडिंग है। 142 में है कंप्लीट जस्टिस। 143 में है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। 144 में अपना क्या है, ऑल कोर्ट्स या ऑल इंस्टीट्यूशन मस्ट एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सारे ही कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की एड में काम करना है, यानी कि उनके एंटी काम करेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 124 आर्टिकल के सब क्लॉसेस के बारे में, क्योंकि आगे फिर से पूछा गया था तो मैं यहीं पर बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सब क्लॉज 1 है, तो इसमें इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट बना कब? सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को बना। उससे पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था, जो 1935 के एक्ट से आया था। 1937 से लेकर 50 तक चला। पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया। पहले इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? 7 जजेस की स्ट्रेंथ थी। अभी क्या है? अभी 38 हो चुकी है, याद रखना। पहले में इस्टेब्लिशमेंट में है, दूसरे में इनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। ठीक है, तीसरे में इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। क्वालिफिकेशंस इनकी क्या है कि 10 साल एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में, 5 साल जज रहे हो, 5 साल जज रहे हो, ठीक है, हाई कोर्ट में, या फिर एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। मुझे बस 1 सेकंड देना। हेलो, टेस्ट दे रहे हैं? हाँ, टेस्ट दे रहे हैं। क्या कहा? तो ठीक है, सॉरी। क्वालिफिकेशन है थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में इनके रिमूवल के बारे में है, इम्पीचमेंट के बारे में, जो कि हमने कहाँ से लिया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या होता है? 100 मेंबर्स अगर लोकसभा में इनिशिएट करना है और 50 मेंबर्स अगर राज्यसभा में इनिशिएट करना है तो साइन करके देना होगा। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा। और ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन्हीं दो ग्राउंड्स पर इनको इम्पीच किया जा सकता है। और इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती, मतलब मेजोरिटी चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो टफ होती है। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस हाफ ऑफ द, वो नहीं, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो स्ट्रेंथ है लोग उस हाउस की, उसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, फिर रिमूवल हो गया। 5वें में इनका रेगुलेशन है, मतलब इनका रेगुलेशन पार्लियामेंट करेगी, काम धंधा इनका देखना है। 6th में ओथ के बारे में है, ओथ है ना, याद रखना। और 7th में इनका दिया गया है, जो आगे क्वेश्चन आएगा, कि इनको फिर से बार टू प्रैक्टिस, इनको फिर प्रैक्टिस नहीं करनी है किसी और कोर्ट में या किसी और चीज़ में। ठीक है, मतलब ये एक बार रिटायर हो गए तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना, ये सेक्शन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बाकी चलो ऑलिव वे चलते हैं, टाइम की कमी हो जाएगी वरना। 1 सेकंड देना। हाँ, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्लो ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी पिरामिड जो सबसे पहले दिया था वो दिया था लिंडमैन ने, जॉर्ज लिंडमैन ने। इसमें दिया क्या था उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी है वो 10%, मैक्स 10% ही ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर आउटोट्रॉफ्स पाए जाएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और ये सबसे ऊपर वाले कुछ भी मान लो, ये स्कैवेंजर्स मान लो। तो यहाँ पर होता क्या, एनर्जी जो है सिर्फ 10% ही ऊपर जाती है। ये चीज़ किसने बताई? लिंडमैन ने बताई। और ये बात सच है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। अच्छा, एनर्जी जो एक यहाँ पर गलत मैंने कर दिया था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल इकोसिस्टम, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें देखा हुआ था कि जो ओशन में सबसे नीचे जहाँ पर सूरज की किरणें पहुँचती ही नहीं, उनको कहाँ से एनर्जी मिल रही? तो उनको जो एनर्जी मिलती है वो नीचे के जो मैग्मा है वहाँ से जो हीट एनर्जी मिल रही है, उससे वो सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ज़ूप्लैंक्टन सर्वाइव कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी ये होगी कि आप एनर्जी तो पता है, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास आपको पता होना चाहिए। पिरामिड ऑफ बायोमास भी
अच्छा, एक चीज़ होती है इन्वर्टेड और एक होती है अपराइट। इन्वर्टेड हम इसको कहते हैं, अपराइट हम इसको कहते हैं। तो बायोमास का जो पिरामिड होता है इन्वर्टेड, ये किस केस में होता है? ये होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, सॉरी नहीं, हाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, एक्वेटिक में। क्या? क्यों? क्योंकि जू प्लैंकटन जो होते हैं, सॉरी फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं नंबर्स में। फिर उसके बाद आ जाते हैं जू प्लैंकटन, फिर आती हैं स्मॉल फिशेस, फिर आती हैं लार्ज फिशेस। ठीक है, स्मॉल, लार्ज, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। लेकिन इस केस में बाकी सारे केसेस में उल्टा होता है, यानी कि जो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर बैक्टीरिया ये सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उनके ऊपर फीड करने वाले ऑटोट्रॉफ्स, फिर कार्निवोर्स, फिर उनसे बड़े स्कैवेंजर। तो ये जो बायोमास है ये आम जिंदगी है, याद रखना सारी चीज़ों में अप्लाई करेगा, लेकिन ये वाला बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम का है, जहाँ पर निचली लेवल पे जो प्रोड्यूसर हैं बहुत कम होते हैं। ओके, अच्छा इकोसिस्टम टर्म किसने दिया यही बताना कमेंट्स में, लेकिन इकोलॉजी जो टर्म है वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने दिया, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को कहते हैं, याद रखना। ठीक, आगे बढ़ूँ। कोल के बारे में है, कोल के बारे में ध्यान रखना कि हमारी जो कोल फील्ड्स हैं ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाई जाती हैं, बोकारो, झरिया, झुंझुनू, ये सब चीज़ें हमारी कोल, जहाँ पर कोल में पाए जाते हैं। दो कितने तरीके के कोल होते हैं? 4 तरीके के कोल होते हैं, बाइटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। बिटुमिनस जिसको हम कोकिंग कोल भी कहते हैं, और इसको हम ब्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ब्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसके अंदर कार्बन कंटेंट 50 to 40% होता है। पीट के अंदर सबसे कम होता है कार्बन कंटेंट, 10 to 20% होता है। और लिग्नाइट ये हमें कहाँ मिलता है? नैवेली, ये हमें टर्शरी कोल है। टर्शरी कोल, और दो तरीके के कोल होते हैं, एक होता है टर्शरी और एक होता है एक और का नाम मुझे याद नहीं, वो 98% पाया जाता है। टर्शरी कोल हमारे 2% है, सिर्फ 2 से 3%। ठीक है, टर्शरी कोल नए होते हैं, और जो दूसरा वाला है मुझे याद नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मतलब पुराने होते हैं। देखो यहाँ पर एलिमिनेशन में बताना चाहूँगा कि यहाँ एलिमिनेशन आपको कैसे करना था। आगरा फोर्ट आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लाल किला, ये पूछा था रेड फोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो रेड फोर्ट का पुराना नाम लाल किला, ऐसा तो हो नहीं सकता, लाल किला ही रेड फोर्ट है, गंगाधरी शक्तिमान है। किले मुबारक एक ऐसा नाम था जो आपने कभी सुना नहीं होगा, और ज़्यादातर ऑप्शन यही राइट होते हैं जो आपने कभी सुना ना हो, इसीलिए जो एग्जामिनर होता है वो देता है। ठीक है, कि आपने सुना ही नहीं होगा। और खैर जो भी है, शाहजहाँ का टाइम जो है वो गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहलाता है, क्योंकि इन्होंने रेड फोर्ट बनाया, आगरा का सॉरी हाँ आगरा का ताजमहल बनाया, जामा मस्जिद बनवाई, ये सब चीज़ें शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, और इन्होंने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो आगरा में बनवाई थी। मोती मस्जिद 3 थी, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने और औरंगजेब ने। मोती मस्जिद जहांगीर ने लाहौर में बनवाई, शाहजहाँ ने आगरा में बनवाई, और जो रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो भी छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। और फाइनल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स के बारे में याद रखना। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या तो वो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होंगे या तो इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे आपने कोई बड़ी सी मशीन ला के रखी किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी मशीन ला के रखी, मान लो आपने ब्रेड बनाने वाली मशीन ला के रखी, तो वो है तो वो फाइनल ही गुड, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारे काम आ रहा है। ठीक है, दूसरे गुड होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड होते हैं। इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड होते हैं? वो गुड जिनका इस्तेमाल हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ये फाइनल कंजम्पशन इनका नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके के गुड। आगे बढ़ूँ, टाइम की कमी है इसलिए जल्दी बताना पड़ रहा है। अब ये 3 लॉज आपको याद होने चाहिए। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रेवतवाड़ी, तीसरा महालवाड़ी। ठीक है, फिर से मैं भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया अपना प्यारा भारत। जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में आया था। रेवतवाड़ी मद्रास वाले रीजन में आया था। महालवाड़ी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आया था। रेवतवाड़ी कब आया? ये 1820 में आया। कौन लाया? चार्ल्स रीड, थॉमस मुनरो। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी लेके आया 1822 में। ठीक है,
ये जो था रिकार्डियन थ्योरी पे बेस्ड था, और इसमें हम डायरेक्ट पीजेंट से बात करते थे। यहाँ महल होते थे, महल यानी कि 2-4 गांव मिल करके, 10-15 गांव मिल करके अपना एक हेड बनाते थे और उसके जरिए काम पहुंचाते थे। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया 1793 में। इसमें क्या होता था कि 11 पार्ट्स में प्रोड्यूस को डिवाइड करते थे। 1/11 ये कौन रखता था? जमींदार रखता था, जमींदार रखता था। और 10/11 ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। इनको हेरिडिएटरी राइट थे इसके अंदर कि आप अगर मर गए आपका बेटा बन जाएगा जमींदार। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर एक सनसेट लॉ होता था। सनसेट लॉ, सनसेट लॉ का मतलब कि आपने इस टाइम से पहले अगर जमा नहीं किया अपना जो भी टैक्स है, तो आपका जो स्टेट है वो ऑक्शन कर दिया जाएगा। ऑक्शन का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको बेच देंगे। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म इसी में बनती है, याद रखना। फिर से आ जाते हैं बायो के एक नए चैप्टर पे, प्लास्टिड्स के बारे में। इंडिविजुअल टॉपिक है, चलो याद रखना। प्लास्टिड्स के पास खुद का क्रोमोसोम, सॉरी खुद का राइबोसोम, खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। ऐसा ही एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाए जाएंगे। 3 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर दिखाता है, कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के काम आता है, और ये प्रोडक्शन ऑफ फूड के काम आता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में याद रखना है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट होते हैं, अमाइलो, एल्यूरो और इलाइयो। इलाइयो फैट स्टोरेज, एल्यूरो प्रोटीन स्टोरेज, और अमाइलो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज में काम आता है। ओके, तो ये हो गया प्लास्टिड्स के बारे में। सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं ये, तो छोड़ देते हैं क्योंकि आगे फिर से आएगा ये। सलमान रुश्दी के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट मैंने पिछली बार बताया था, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट हमारे पार्ट 5 का चैप्टर नंबर कौन सा होगा? चैप्टर फर्स्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ये। पार्लियामेंट 79 से शुरू होता है, 122 तक जाएगा, 123 तक, सॉरी 2 तक जाएगा। ठीक है, 79 में पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 101 आपको ये याद रखना था कि 101 डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। कौन सा वाला डिस्क्वालिफिकेशन? वो डिस्क्वालिफिकेशन, मान लीजिए 6 महीने तक अगर कोई एमपी बिना बताए अपने सदन से गायब है, वो डिस्क्वालिफिकेशन इसमें आता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर है तो एक जगह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये भी इसी का पार्ट है। 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन अलग है, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, लेकिन ये कहाँ, ये कौन सी चीज़ में? ये मान लीजिए आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिए बैठे हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, पागल हैं, या इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब बैंक दिवालिया हो चुका है आपका, तो आप दूसरों की क्या हेल्प करोगे? तो यहाँ पर ये वाला आता है। इसने पूछा था कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में मतलब जो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो वो 105 में है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे। डीपीएसपी मैंने पिछली बार बताया था 3 पार्ट में डिवाइडेड है, गांधीयन, लिबरल और गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिस्टिक। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि लिबरल जो है वो 48 से लेकर जो 51 तक है उसको लिबरल में बांट देना है। गांधीयन में पंचायत हैं, और सोशलिस्टिक में जो ऊपर वाली हैं 43, 41, ये सब सोशलिस्टिक में आती है। ये भी मैंने पिछली बार बताया था रेड जुरिस्डिक्शन के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन इट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन। देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट का है, आपको पता है कि यहाँ पर 2 स्टेट्स आपस में भिड़ गए तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसने कहा कि ये जो है ये वाइडर है एपेलेट जुरिस्डिक्शन से, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि एपेलेट जुरिस्डिक्शन में तो क्रिमिनल और सिविल दोनों आते हैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्रिमिनल और सिविल मैटर दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सिविल मैटर आएंगे ना, क्रिमिनल मैटर थोड़े ही आते हैं। तो इसलिए वजह से ये ऑप्शन गलत था, ये बात। ओनली वन वाज द राइट आंसर। बाद में देखते हैं, ये भी बाद में देखते हैं ये सब चीज़ें। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें आप खुद रिकॉल कर लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। देखो, रियल मैं ज़्यादातर चीज़ें जो जीएस में याद रखता हूँ वो कॉन्ट्रास्ट चीज़ों से याद, मतलब कॉन्ट्रास्ट है। रियल आपको लगेगा कि बहुत सही चीज़ है, रियल चीज़ चल रही है, लेकिन यही होता है यहाँ पर एक डिलेमा। रियल जो होता है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है। कांस्टेंट प्राइसेस की वजह से ये जो होता है ये इन्फ्लेटेड होता है, मतलब
फूला हुआ दिखता है, यानी रियल जीडीपी आपको नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर पे होती है, बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, और ये रियल ये सॉरी रियल जीडीपी जो होगी ये क्या कहते हैं इसको, जो करंट में प्राइसेस चल रहा है, कांस्टेंट नहीं, करंट में, उस पर बेस होती है। तो अब इसने पूछा है कि गवर्नमेंट जो है अपना कैलकुलेशन ऑफ बजट किस पर करेगी, तो नॉमिनल जीडीपी पे करती है, ना कि रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि इस पे अगर करेगी बजट का तो ये बहुत इन्फ्लेटेड दिखाई देगा, यानी बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी पे किया जाता है। प्राइस डिफ्लेटर के बारे में याद रखना, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 होता है प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं था। हाँ, ये याद रखना, नौजवान भारत सभा भगत सिंह बनाते हैं 1926 में। इसके 2 साल बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन बनाता है? चंद्रशेखर आज़ाद। और इसका पार्ट भी होते हैं ये लोग, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग इनके पार्ट होते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। एक चीज़ याद रखना कि 1924 में एचआरए बनती है, एचआरए बनती है। ठीक है, कानपुर के अंदर। इसको कौन बनाता है? इसको बनाते हैं सचिंद्र सान्याल, सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, अशफाक उल्लाह, बिस्मिल्लाह खान। ये लोग किससे रिलेटेड थे? ये लोग काकोरी ट्रेन रॉबरी से रिलेटेड थे, जो कि 1926 में होती है। काकोरी ट्रेन रॉबरी से रिलेटेड है, 1926 में होती है। ये लोग किससे रिलेटेड है? ये लोग असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स। सॉन्डर्स कौन था? एएसपी ऑफ लाहौर। क्यों मारा था? क्योंकि इन्होंने, इनकी लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ठीक, और इन्होंने ही असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था 1929 में। ठीक है, असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन ये रिलेटेड किससे? एचआरए से। ओके, बाद में ये वर्क का पार्ट है। हाँ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, एफ एस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है वर्क का। तो कॉस थीटा दिया गया है, ये चीज़ याद रखना, अगर कॉस थीटा 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और 90 होता है तो 0, मतलब वैल्यू 0 होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये होता है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी थीटा 0 है, तभी वर्क काम किया, यानी कि वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर हमने सर पे, जैसे कूली कोई काम करता है, 90 डिग्री सामान को ऊपर उठा के लेके चला गया, तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो 0 होगा। ठीक है, वर्क 0 होगा। ओके, यही इस लॉ का मतलब मेन सार यही है इस लॉ का। लास्ट क्या था? ठीक है, 1991 तो आपको हर जगह पूछा ही जाता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, पंडित लाइव मॉक पे चलूँ मैं तो आगे चीज़ें, मिस यूनिवर्स वाला तो ऑप्शन यही है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी, ये देखो फिर से मैंने मेडिवल हिस्ट्री बताई थी, उसी से रिलेटेड है ये सारा। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन क्या करना था? देखो, बाबर ने तो तुलगुमा टेक्निक सब इस्तेमाल किया था, लेकिन इब्राहिम लोदी ऑल्सो इफेक्टिवली यूज्ड गन पाउडर, ये बात गलत थी। क्यों? क्योंकि अगर ये भी इस्तेमाल करते तो हिस्ट्री में ये ना लिखा जाता कि बाबर ने सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल किया। अगर हिस्ट्री में कोई चीज़ लिखी हुई है ऐसे, तो इसका मतलब है कि वो उन्हीं ने ही किया होगा, दूसरे ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी बाबर के वॉर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था जी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीएनपी, देखो 8 फैक्टर्स होते हैं, 8 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जो भी कह लो 8 हेड्स होते हैं जिनमें हम जीडीपी वीडीपी रखते हैं। तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, और फिर इन्हीं के अंदर फैक्टर कॉस्ट होता है और मार्केट प्राइस होता है। ओके, जीडीपी में हम क्या करते हैं? हमारी टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो हमारे नागरिक बनाए चाहे बाहर के नागरिक बनाए, उसको हम जीडीपी में रखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब जीडीपी के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिला दें, इसमें क्या होता है? जो रेमिटेंस यानी पैसा बाहर के लोग, जो पैसा बाहर के लोग रेमिटेंस फॉरेनर के द्वारा कमाया गया, उसको माइनस कर दो जो रेमिटेंस इंडियंस के द्वारा बाहर से भेजा गया, तो इसी को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जब हम जीडीपी में ये जोड़ देंगे तो नेट बन जाएगा।
अब एनडीपी क्या होता है, जब हम जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टीयर ऑफ हमारे फिक्स्ड कैपिटल। मान लो हमने मशीन लगाई ब्रेड के लिए, जो अभी लगाई थी मैंने, उसका वियर एंड टीयर भी तो होगा, वो खराब भी तो होएगी। तो वही चीज़ को हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। नेट क्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। फिर जब एनडीपी के अंदर हम फिर से एनएफआईए जोड़ देते हैं तो वो एनएनपी बन जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है। लास्ट चीज ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट जो हम अपने वर्कर्स को दे रहे हैं, लेबर को मिल रहा है, हमारा लैंड लिया था तो उसको उससे जो रेंट निकल रहा है, कैपिटल दिया था रेंट निकल रहा है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, ये फैक्टर कॉस्ट होती है। तो मार्केट प्राइस से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम मार्केट। ओके, तो ये सब सारा था। और यहाँ पर गलत क्या था, यहाँ पर गलत ये था कि इसने कहा था कि बजट तभी बैलेंस होगा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होंगे। गलत है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट बड़े होंगे इंपोर्ट से, तो ये सरप्लस हो गया ना। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से तो वो सरप्लस होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो वो डेफिसिट होगा, और जब दोनों बराबर होते हैं तभी वो बजट बैलेंस होता है। और इसने लिखा था कि सेंट्रल बैंक जो है वो इनकम टैक्स रेट को करता है, नहीं, सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है और जो गवर्नमेंट होती है उसके पास फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये नहीं आता, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब आते हैं इनके पास, सीआरआर। चलो इसको बाद में देखते हैं, ये भी नहीं, ये भी बाद में। लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने फिर से बताया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। फिर म्यूनिसपैलिटी 243 पी 243 जी तक है। यहाँ 19 चैप्टर मिल जाएंगे, सॉरी 29, और यहाँ पर 18। ये पार्ट 9 में है, ये पार्ट 9A में है। क्या आ जाते हैं अपने कोऑपरेटिव्स 9B में। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 1992 शेड्यूल, शेड्यूल अपना 11वां और ये 12वां। ओके, आर्टिकल्स आपको इसके रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आरआरबी वाले भी इसी पे हर वक्त पूछा करते हैं, है ना। ये देखो मैंने ये बताया था ना पिछला, अब उसमें ये लिखा हुआ था कि सीजीआई कैन बी अपॉइंटेड आफ्टर रिटायरमेंट, कैन प्रैक्टिस लॉ आफ्टर रिटायरमेंट। देखो ये हाफ स्टेटमेंट तो सही है, हाफ गलत है। इसको हम सीजीआई को हम फिर से अपॉइंट कर सकते हैं, कब, 125 आर्टिकल, सॉरी 6 आर्टिकल के जरिए, है ना। एडिशनल सॉरी एक्टिंग चीफ जस्टिस, सीजीआई को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे हम रिटायरमेंट के बाद भी ला सकते हैं, लेकिन सीजीआई जो है वो लॉ प्रैक्टिस किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल था, ये 124 सब क्लॉज 7 था, जो मैंने पिछली वीडियो अभी बताया था टेक्स्ट बुक में। तो वही चीज़ रिपीट हुई, यही मेरे कहने का मतलब है आपको। देखो यहाँ पर फिर से मैंने बताया था कि ये आगे आएगा, रिपीट हुआ। तो अगर आप एक मॉक देते हो तो 2-3 चीज़ें आपकी रिपीट होती ही रहती हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पिछली मॉक में बताया था, प्रेसिडेंट के चैप्टर्स याद रखना 52 से लेकर 61 तक है। हाँ, ये देखो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना था। इस वक्त रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा टॉपिक ट्रेंडिंग में, हॉट टॉपिक इसको मान लो। रेयर अर्थ आपको पता होंगे 17 होते हैं रेयर अर्थ, जिनमें से 15 तो लैंथेनाइड होते हैं। तो 15 मुझे याद था, 15 लगा दिया। 15 तो लैंथेनाइड होते हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और जो 2 होते हैं वो यूट्रियम होता है और स्कैंडिनियम होता है, स्कैंडिनियम, ठीक। तो ये याद रखना, यहीं से आप लोग इसको कर सकते थे। आगे बढ़ता हूँ, तो भी कोई जरूरी नहीं है। राजा परबा, ठीक है, ये भी नहीं, भी बाद में करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 5, हाँ ये याद रखना। देखो 2 तरीके की बीमारियां होती हैं, आई डिफेक्ट होता है, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, और एक ये प्रेसबायोपिया। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ये होता है लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें तो दोनों ही सीलियरी मसल ही खराब हो जाती है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आपको पास का दिख रहा है, आपकी आंखों को पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है,
क्योंकि जो हमारी रेज बाहर दूर से आ रही हैं वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, और उसको जो हमारा लेंस है वो पहले ही इस रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करा दे रहा है, मिल ही नहीं पा रही। यहाँ पर मिलेंगी तभी तो इमेज बनेगी। तो हमें यहाँ पर कौन से लेंस की ज़रूरत होगी? हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी कौन से लेंस की? डाइवर्जिंग लेंस की। डाइवर्जिंग लेंस की, जो इन रेस को डाइवर्ज करा दे, यानी थोड़ा सा और दूर करा दे ताकि वो लोग आए और दूर पे जाके मिल जाएं। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है। मिरर के और लेंस में यही दिखता है, मतलब अपोजिट हो जाता है सब कुछ। हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो रेस पास वाली ऑब्जेक्ट हैं ये पीछे चली जाती हैं, मतलब रेटिना के पीछे जाके मिल रही हैं। हमें क्या करना होगा? हमें इनको पहले मिलाना होगा, यानी कन्वर्ज कराना होगा। कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे? कन्वेक्स लेंस। ओके। तो और प्रेस बायोपिया में तो सिलियरी मसल मतलब एकोमोडेशन पावर ही खत्म हो जाती है। बुढ़ापे में ऐसा होता है, ओल्ड एज में, और इसके लिए हमें बाईफोकल लेंस की ज़रूरत होती है। बाईफोकल का मतलब है कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंसेज होते हैं, मोटा सा चश्मा होता है। पार्लियामेंट फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने बताया था 77 में है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पीएच। पीएच याद रखना, 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, ये होता है एसिडिक, ये होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ हमारी HCl होती है, 2.4 इसका लेवल होता है। और लेमन जूस, सिट्रिक जूस, ये सब पता होना चाहिए, आप पढ़ना आज। और बेसिक जो होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं 10.4। इन सब की कुछ इंडिविजुअल चीज़ें याद रखनी होनी चाहिए आपको। 5.7 से नीचे अगर गिर जाएगा हमारा एसिडिक रेन हो जाती है, एसिडिक रेन हो जाती है। ह्यूमन बॉडी 5.8 से लेके 5.9 पे काम करती है, ह्यूमन बॉडी इस रेंज में काम करती है। ओके, आगे चलते हैं अब लास्ट टेस्ट रैंकिंग पे। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज था कि याद रखना, लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में सबसे पहले पार्टीशन के बारे में होता है, पार्टीशन। ठीक है, इस वक्त दो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 का सेशन और 1906 का सेशन, बनारस सेशन और ये कैलकाटा सेशन। उसके बाद 1907 में होता है कौन सा सेशन? एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1907 का नासिक या पुणे, वो मैं भूल रहा हूँ इसको। राज बिहारी बोस, सॉरी घोष, घोष घोष ही प्रेसाइड करते हैं। यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है, तो शायद पुणे या ऐसे कुछ, मैं भूल रहा हूँ, है ना, महाराष्ट्र का ही कोई नाम था। राजबिहारी घोष प्रेसाइड करते हैं और यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। लेकिन यह याद रखना कि ये ख़त्म कब होता है, मतलब लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड के टाइम पे ये एनएल हो जाता है। कौन चीज़? पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या होता है कि ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, तो मतलब बन गया, तो मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वेस्ट वाला हिंदू मेजोरिटी था, ईस्ट वाला मुस्लिम मेजोरिटी था। यहाँ पर उर्दू बोलने वाले ज़्यादा थे या बंगाली बोलने वाले, यहाँ पर हिंदी बोलने वाले ज़्यादा थे। ठीक है, यही होता है। बाकी बहुत चीज़ें हैं, आप खुद रिकॉल करो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, नेशनल वाटरवे। मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया गंगा पे है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र टू सादिया, ये हल्दिया टू धुबरी, सादिया टू धुबरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र पे है। तीसरा वाला कोल्टापुरम कोल्लम केरल में है। चौथा वाला काकीनाडा और पुडुचेरी में। और 2016 में 111 नए वाटरवेज बनाए गए थे, ये याद रखना, 111 2016 में। ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये याद रखना, 2011 का सेंसस जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो 17.67 से डिकेडल ग्रोथ रेट थी, 1.64 से एनुअल ग्रोथ रेट थी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिली? सबसे ज़्यादा मेघालय में, लेकिन उससे भी ज़्यादा हवेली में। ठीक है, 55% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी थी, 55%। सोच रहे हो, दादरा एंड नागर हवेली में। मेघालय में 25% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी थी, फिर उसके बाद अरुणाचल था 23%, फिर बिहार था। ठीक है, तो बिहार था। ठीक है, तो ये ऐसे था।
पॉपुलेशन बढ़ी थी। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ बढ़ी थी, तो वो नागालैंड में बढ़ी थी, यानी कि माइनस में हो गई थी पॉपुलेशन नागालैंड में, सबसे कम पॉपुलेशन। अच्छा आगे आएगा तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। जो हमारा स्त्री पुरुष सेक्स रेशियो होता है, नेशनल क्या था 943 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो 919 था। ये 2011 की बात है। 2001 में ये 933 था और ये 929 था, ठीक है, यानी घट गया था ये चाइल्ड सेक्स रेशियो। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा केरल में है 1184 1084, और सबसे कम हरियाणा में है 879। दूसरे नंबर पे कौन आता है, पुडुचेरी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु 995 के साथ, ठीक है। हाँ कर्व्स के बारे में ये लास्ट चैप्टर होगा, ये लास्ट रिवीजन है, बाकी सब चीज़ें अब आप खुद देख लेना। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो कर्व होता है वो फिलिप्स कर्व होता है। फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके, नेगेटिव रिलेशन है ना, तो इस तरीके से, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट घटी, इन्फ्लेशन घटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो ये कहा था। लेकिन यहाँ पर स्टैगफ्लेशन एक ऐसा केस होता है कि जहाँ पर ये फेल हो जाता है स्टैगफ्लेशन के टाइम। मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये आप याद रखना, इरविन फिशर ने एक फॉर्मूला दिया था, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, मनी सप्लाई, वेलोसिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल एंड ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। तो ये सब आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी वेलोसिटी भी बढ़ेगी मनी की, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएंगे और ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाएगा। ये फिशर ने दिया था, इसको हम कहते हैं मनी इल्यूजन थ्योरी। मनी इल्यूजन थ्योरी, आप मनी इल्यूजन का मतलब ये समझ लो कि आपको लगता है आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन आज से 10 साल बाद वही दौलत कम हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से। अब ये जो लॉरेंस कर्व है वो इनकम इनक्वालिटी और पॉपुलेशन के बारे में था। टैक्स रेट और इनके बारे में लेफर कर्व बताता है, लेफर कर्व, ठीक। टैक्स रेट्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगा शुरुआत में कलेक्शन, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेफर्स कर्व, टैक्स रेट और कलेक्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ यार, स्पेडेक्स मिशन याद रखना, इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। एक था, अपने पास दो चीज़ें थी, एक था चेजर और एक था टारगेट। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे किस लिए, ये गगनयान मिशन के लिए, या भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो 2030 तक हमने जो टारगेट रखा है कि बना लेंगे, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ऐसा करने वाला शायद इंडिया चौथा देश बन चुका है। हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है मेंडेलियन, एक होता है ऐसे ही क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने की वजह से। तो क्रोमोसोम आपको पता होगा, क्रोमोसोम इज वाइडर बात है, मतलब क्रोमोसोम बड़ी चीज़ है, जीन्स छोटी चीज़ है। जीन्स में अगर कोई चीज़ गलती हो रही है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया। ये सब किसकी वजह से, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये जीन्स में कुछ खराबी की होने की वजह से होता है। क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से 3-4 बीमारियां याद रखना। पहला तो नीले फिल्टर, नीले फिल्टर बड़ा नाम है, हमने फिर से बताया, देखो कॉन्ट्रास्ट से याद रखता हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ें जीएस में। बड़ा नाम यानी छोटे वर्ड वाली चीज़ में होगा, यानी मेल्स में। टर्नर होता है फीमेल्स में, छोटा नाम बड़े वर्ड वाले नेम में होगा, यानी फीमेल्स में। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है मेल्स के अंदर ज़्यादा दिखती है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम ही गायब हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरी होती है वो रूडिमेंट्री हो जाती, यानी फर्टाइल नहीं रह जाती औरतें। डाउन सिंड्रोम, ये भी इसमें अब आ रहेगा, एडवर्ड सिंड्रोम, प्रटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, ये याद रखना, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की कमी की वजह से, ब्लड डिफेक्ट की वजह से हो जाते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पता चल गया, और जो अदर डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक। हाँ, कैलाश नाथर टेम्पल, केव नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है, मोनोलिथिक टेम्पल है, किसने बनवाया, कृष्णा
फर्स्ट कौन से रूलर हैं ये? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। ठीक, एलोरा केव्स के बारे में याद रखना, 31 केव्स मिलती हैं यहाँ पर, जिनमें पहले से फर्स्ट से लेकर 12 तक तो हमें बुद्धिस्ट मिलेंगी, फिर 13 से लेकर 26 या 27 तक हमें 27 तक के हमें हिंदू टेम्पल मिलेंगे, हिंदू केव्स मिलेंगी, और 27 से लेके 28 से लेके 31 तक जैन केव्स मिलती हैं। ठीक, एलोरा में। अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट केव्स हैं। जीएसटी याद रखना। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे महाजनपद, पिछली बार मैंने बताया था कि याद रखना, एक तो बताया था हड़प्पा, एक बताया था ये जनपद, महाजनपद, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो शूरसेन की राजधानी मथुरा। अच्छा, इनमें आप एक, मैं आज ये बता रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ना। रिपब्लिकन स्टेट्स थे और एक मोनार्की थे। तो रिपब्लिकन याद कर लो, मोनार्की अपने आप याद हो जाएंगे। इनमें आते थे कुरु, मल्ला, वज्जी, कंबोज। ये 5-6 स्टेट थे जो कौन से थे? रिपब्लिकन थे, यानी कि यहाँ पर राजा को चुना जाता था। मोनार्की, ये बाकी के जितने होंगे वो मोनार्की होंगे, है ना। याद तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन अब टाइम की वजह से नहीं बता रहा हूँ। बीएनएस के बारे में, हाँ ये देखो मैंने बताया था ना पिछले, केपलर लॉ, केपलर लॉ, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व, यहाँ पर कंफ्यूजन थी, मुझे खुद कंफ्यूजन थी, यहाँ पर रिवॉल्व लिखा हुआ है, रिवॉल्यूशन। तो ये बात तो सच है कि सारे प्लैनेट अर्थ सन के सही टाइम, मतलब एक ही तरीके से रिवॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोटेशन अलग होता है। वीनस और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर यही पर डिफेक्ट था आपको, बाकी सब से। अच्छा, इसने कहा कि सारे जो साइज हैं मरकरी से यूरेनस तक बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा भी गलत है। मार्स का साइज अर्थ से छोटा है लेकिन अर्थ के बाद आता है। जुपिटर का साइज सैटर्न से बड़ा है लेकिन सैटर्न के जुपिटर के बाद आता है, तो ऐसा नहीं है ना। अब बाकी आप लोग खुद रिवाइज करो, जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको बेसिक चीज़ें पता ही होनी थी, ताकि अगले मॉक्स में आपको अराउंड 15 क्वेश्चन आपको होने ही चाहिए जीएस के अंदर। अगर जीएस में आप 30 to 36 नंबर ला रहे हो तो वो आप मेडियोकर में आओगे, उसके ऊपर आप जितना प्लस ला रहे हो तो आप फिर एडवांटेज लेवल पे आओगे इस मॉक में। तो ये मेरी तरफ से आज की वीडियो था। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियोस और भी आएंगी। गुड बाय एंड सी यू सून। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मैं बताने में कोई भी गलती कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो समझ लो कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। कमेंट्स में आप बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। गुड बाय।